जब एक लड़का करीब 19 साल का होता है तब वो आसपास के घरों में जाता था ये पूछने के लिए क्या तुम अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहते हो। ऐसे ही एक घर का दरवाजा खटखटाया तो वहां से एक महिला निकल के आती है। महिला की उम्र लगभग 33 साल के आसपास रही होगी। उस महिला ने पूछा कि भैया क्या बात है, क्या परेशानी है। तब वो लड़का पूछता है कि दीदी अगर आपको कोई एतराज ना हो, आपके यहाँ पर कोई बच्चा हो तो उसे मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ। महिला ने जैसे ये बात सुनी उसने कहा कि बच्चे तो हैं लेकिन एक बेटी है 3 साल की है और दूसरी बेटी लगभग 5 साल के आसपास की हो रही है। मैं अपने पति से पूछूंगी और जब तक पति हाँ नहीं कहेंगे तब तक मैं हाँ नहीं कहूंगी। ये बात सुनने के बाद वो लड़का चला जाता है और वो इंतजार कर रहा था कि वो महिला अपने पति से पूछेगी। पति से पूछने के बाद उसको हाँ या ना में जवाब मिल जाएगा। उसका पति ड्यूटी से जब वापस आता है तो वो अपने पति से पूछती है कि पास में ही एक लड़का रहता है, वो पूछ रहा था कि क्या तुम अपनी बेटियों को ट्यूशन पढ़ाना चाहते हो। तो वो व्यक्ति भी हंसने लगता है, कहता है कि छोटी बेटी तो बहुत छोटी है, बड़ी बेटी भी अभी कुल 5 साल की है। अगर शुरू से ही बच्चों पर ध्यान देंगे तो बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। पति की भी हाँ में हाँ हो जाती है और उसके बाद फिर वो उस लड़के का इंतजार कर रही थी। लड़का अगले दिन आ ही जाता है और आने के बाद पूछता है कि दीदी क्या हुआ, क्या मैं आपकी बच्चियों को ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ। तभी उस महिला ने कहा कि बेटा एक काम करना, पहले तुम मेरी बड़ी बेटी को पढ़ाओ, क्योंकि छोटी अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, 1 आध साल के बाद उसे पढ़ाना शुरू कर देना। और आप कल से शुरू कर दो। यानी कि जैसे ही माँ ने ये कहा उस लड़के ने उस बेटी को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो बच्चे भी बड़े हो रहे थे और वो लड़का जो अपनी पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को पढ़ाता भी था। तभी उसके मन में कुछ गलत ख्याल आने लगता है उस महिला के प्रति। पहले तो उसे दीदी बोलता था और वक्त के साथ उसने उस महिला को दीदी की जगह उसके नाम से बुलाने लगा। फिर दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों ऐसे रहने लगते हैं जैसे पति और पत्नी रहते हैं। लेकिन बेटियां भी बड़ी हो रही थी और बड़ी वाली बेटी पर उसकी नजर वैसे ही थी जैसे कि उसकी माँ पर। पहले उसे बेटा कह के बुलाया करता था और बाद में उसी बेटी के वो शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने की कोशिश करता था। एक दिन माँ को यह बात पता चल जाती है और माँ को इतना गुस्सा आता है कि वो कत्ल कर बैठती है और इस कत्ल की गूंज फिर पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। कंट्रोल रूम 112 नंबर पर 8 दिसंबर 2025 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक फोन आता है और जैसे ही फोन आता है उधर से फोन उठ जाता है। उठने के बाद आवाज आती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की 112 नंबर की सेवा में आपका स्वागत है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। इधर से उस महिला ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आवाज आती है कि मैंने एक कत्ल कर दिया है और लाश घर के अंदर रखी हुई है। उधर जो महिला थी, क्योंकि इस तरह के फोन बहुत बार आते रहते हैं, पुलिस वालों को परेशान करते रहते हैं। शुरुआत में तो लग रहा था कि ये सिर्फ सुबह सुबह मजाक की जा रही है, लेकिन फिर से पूछा गया तो फिर से वही जवाब था कि मैंने एक कत्ल कर दिया है, लाश घर के अंदर रखी हुई है। तब वो सामने सुनने वाली जो लड़की होती है वो थोड़ा सीरियस हो जाती है। पूछती है, मैम आप कहाँ रहती हो, आपका नाम क्या है। नाम पूछा जाता है, जगह पूछी जाती है और पूरा एड्रेस मेंशन कर दिया जाता है। और इसी बीच में बातचीत करते करते ही जो नजदीकी पुलिस स्टेशन होता है बीबीडी यानी कि बाबू बनारसी दास थाने में ये सूचना दी जाती है कि आपके ही थाना क्षेत्र में एक जगह लगती है, ये सालारगंज स्थित एक शिवम ग्रीन सिटी है जो कि अयोध्या रोड पर है। आप जल्दी से पता करके देखिए, वहां पर एक घर है, एक लाश पड़ी हुई है, ऐसी सूचना मिली है। क्योंकि इस तरह की सूचना जब कंट्रोल रूम के पहुंचती रहती है तो थाने में भी आती रहती हैं। पुलिस वालों ने भी यानी कि थानेदार ने भी इस मामले को शुरुआत में उतनी गंभीरता से नहीं लिया था। उन्होंने अपने सूत्र यानी कि वहां के जो ग्राम प्रधान होता है मनोहर यादव, उसको सूचना देते हैं कि जाकर पता करना कि तुम्हारे पास में एक घर है, उस घर में क्या इस तरह की कुछ बात है। प्रधान जैसे पुलिस की सूचना मिलती है, प्रधान मनोहर यादव तुरंत मौके पर पहुंचता है, उस घर में जाता है। उस घर का जब दरवाजा खटखटाता है तो पूछता है कि क्या तुम्हारी तरफ से पुलिस को फोन किया गया था। महिला कहती है कि हाँ मेरी तरफ से फोन किया गया था। पूछता है कि क्या तुम्हारे घर में किसी की कोई लाश पड़ी है। महिला कहती है जी हाँ लाश पड़ी है, आप आकर अंदर देख सकते हो। जैसे ही ग्राम प्रधान ने लाश देखी, ग्राम प्रधान के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। तत्काल प्रभाव से वापस वो थानेदार को फोन करता है। थानेदार यानी कि राम सिंह, उन्हें जब फोन किया जाता है कि साहब हाँ वाकई ये तो सूचना बिल्कुल पक्की है, सच्ची है, जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए। अब एसएचओ हो या डीएसपी हो या डीसीपी हो, ये तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं। मौके पर आने के बाद देखते क्या है कि करीब 32 साल की उम्र है और नाम है सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप सिंह की लाश थी जो कि पड़ी हुई है और ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी धारदार हथियार से एक बार नहीं बार बार मारने की कोशिश की गई थी। अब पुलिस वालों ने उस लाश को कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद अभी पता करने की कोशिश की कि आखिरकार पूरा मामला क्या है।
दरअसल वो जो मरा हुआ व्यक्ति है इस घर के अंदर 32 साल की जिसकी उम्र है, जो पड़ा हुआ है, इसके जो पेशे से इंजीनियर है। एवरेडी एक कंपनी है जिसमें एग्जीक्यूटिव वो इंजीनियर होता है और वो मूलतः रहने वाला होता है उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया का। थाना लगता है भनवारी और गांव लगता है परसिया भीकम। ये वहां का रहने वाला होता है। लेकिन जो परिवार है वो लगभग 15 साल पहले ही लखनऊ में आकर शिफ्ट हो जाता है। बेटा अलग रहता है और जो उसके पिता हैं वो जानकीपुरम लखनऊ में रहते हैं। 3 बेटियां हैं, यानी कि 3 उस लड़के की बहन है। तीनों की शादी हो चुकी है। और जैसे ही उस लड़के के पिता यानी कि नरेंद्र कुमार को ये सूचना दी जाती है, नरेंद्र कुमार और उनकी पत्नी जो उषा होती है वो रोते हुए बिलखते हुए मौके पर पहुंच जाती हैं अपने इस बेटे को देखने के लिए, जिसके बारे में भी सूचना मिली है कि बेटा मर चुका है। अभी 1-2 दिन पहले तो उससे बातचीत हुई थी, 1-2 दिन पहले तो वो शादी समारोह में ही आया था। लेकिन अचानक से उसकी मौत की जब खबर मिलती है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। खासकर माँ ये जोर जोर से कहने लगती है कि मैं तो ये चाहती थी कि मैं अपने बेटे को दूल्हा बनते हुए देखना चाहती थी, लेकिन मेरा इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, मैं ये सपना कैसे पूरा करूंगी। कुछ इस तरह से रोते हुए बिलखते हुए पहुंच जाती है। घर के अंदर 3 सदस्य हैं जिन पर पुलिस की भी नजर थी। और जैसे ही नरेंद्र कुमार जानकीपुरम लखनऊ वाले जो होते हैं अपनी बेटे की खबर पाकर वहां मौके पर पहुंच जाते हैं, बाबू बनारसी दास थाने में वो सूचना देते हैं कि मेरे बेटे की जो हत्या की है वो रत्ना ने की है। और रत्ना ने जो हत्या की है वो जो घर है वो मेरे बेटे का है, जिसकी कीमत आज की तारीख में लगभग 50 लाख रुपए के आसपास है। इस मकान को कब्जाने के लिए ही उसने ये हरकत की है और इसे जितनी जल्दी हो सके साहब गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दो। उसकी 2 बेटियां हैं, उसकी दोनों बेटियां भी इस पूरे कृत्य में शामिल हैं। जैसे ही पुलिस को ये प्रार्थना पत्र मिलता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, पुलिस अपना काम करना शुरू कर देती है। अब मीडिया वाले भी जुट जाते हैं इस घटनाक्रम को जानने में कि आखिरकार पूरा मामला है तो है क्या। कहानी शुरू होती है साल 2012 से। सूर्य प्रताप सिंह नाम का जो लड़का होता है, जब वो 19 साल का था तब वो खुद भी पढ़ता था और वो इधर उधर आसपास के घरों में ट्यूशन की तलाश में रहता था कि ताकि ट्यूशन मिल जाए। ऐसे ही एक घर होता है राजेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति का, जो कि जनगणना विभाग में सरकारी कर्मचारी होते हैं। वो दिन में ड्यूटी पे जाया करते थे। घर में वो उनकी पत्नी अकेली थी। पत्नी का नाम होता है रत्ना। उस वक्त उनकी पत्नी की उम्र थी 33 साल के आसपास। छोटी बेटी की उम्र 3 साल और बड़ी बेटी की उम्र 5 साल। वो रत्ना से पूछता है सूर्य प्रताप सिंह, दीदी क्या आप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती हो? तभी वो कहती हैं कि छोटी बेटी तो बहुत छोटी है, तुम बड़ी को ट्यूशन पढ़ाना चाहते हो तो इसके लिए मैं अपने पति से पूछताछ करूंगी। जब उसने अपने पति से पूछा तो पति ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे अगर पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, इस तरह की बात थी। लेकिन पति के अंदर एक ऐप था और वो ऐप था शराब का नशा करने का। और वो शराब का नशा बहुत ज्यादा करता था और इसलिए वो बीमार भी रहने लगता है। इधर सूर्य प्रताप सिंह घर में आता था, रोज ट्यूशन पढ़ा कर वो अपने अपने चला जाया करता था। 2 साल तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। एक दिन खबर मिलती है कि राजेंद्र कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। साल 2014 की बात है। राजेंद्र कुमार की पीलिया की वजह से मौत हो जाती है और जैसी मौत होती है तो ये महिला जो होती है वो विधवा हो जाती है। हालांकि उसका जो फंड था, जो पैसे थे सरकारी नौकरी के, वो मिल जाते हैं। लगभग बताया जाता है कि पेंशन के भी पैसे मिलने शुरू होते हैं और उससे भी घर का खर्चा चलना शुरू हो जाता है। ऐसे सब कुछ चल रहा था। इसी बीच में जब अकेली रत्ना रह जाती है तब सूर्य प्रताप सिंह जब बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पे आता है तो नजदीकियां बढ़ जाती हैं, दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कब गहरी हो जाती है, दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, इस बात का पता ही नहीं चलता। आखिरकार जब इन दोनों के घर वालों को, यानी कि सूर्य प्रताप सिंह के घर वालों को, साथ ही उस रत्ना के घर वालों को ये बात पता चलती है कि इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो परिवार वालों ने इन नजदीकियों को रोकने की कोशिश की कि ये सब रिश्ता समाज इसको मंजूरी नहीं देगा, इसलिए तुम इतना करीब मत जाओ। जितना इनको रोकते थे ये दोनों उतना ही करीब जाते चले जाते हैं। प्यार हो जाता है, लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। और ऐसे जैसे कि पति और पत्नी। बच्चे बड़े हो रहे थे, उधर वो पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेता है, नौकरी लग जाती है। वक्त आगे बढ़ जाता है। जब घर वालों ने ज्यादा ही रोका टोकी करनी शुरू की तब साल 2020 में इस सूर्य प्रताप सिंह ने अपने ही घर पे इन्हें किराए पर रख लिया। किराया तो खैर क्या लिया होगा, लेकिन अपने ही घर पर रख लिया, उस रत्ना को भी और उसकी दोनों बेटियों को भी। वक्त तो और आगे बढ़ता है। जब बेटियां और बड़ी होने लगती हैं तो उसने बेटियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, स्कूल में किससे मिल रही हैं, मोबाइल यूज कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। वो ऐसी भूमिका निभाने लगा जैसे क्या एक पिता अपने बच्चों के प्रति निभाता है। वक्त और आगे बढ़ता है तो इसे अच्छा लगने लगता है रत्ना को कि ये देखो कितनी फिक्र करता है, कितना बढ़िया है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि दरअसल उसकी बड़ी बेटी को वो जो मौका मिलता था तब उसे गलत तरीके से छूता था। शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूना, उसके साथ बदतमीजी करना। शुरुआत में तो बेटी शांत रही, लेकिन वक्त जब कहते हैं ना कि घड़ा पानी में जब ज्यादा भर जाता है तो वो डूबने की स्थिति में हो जाता है। यहाँ भी पाप का घड़ा भर चुका था
और इस बात का माँ को पता चल जाता है। माँ को इस बात पर ज्यादा गुस्सा आ रहा था और ये तारीख होती है 7 दिसंबर 2025 की वो तारीख थी। और इस तारीख में जो सूर्य प्रताप सिंह होता है, अचानक ही उसने इस बड़ी वाली बेटी का मोबाइल देखा और मोबाइल देखने के बाद उसमें कोई लड़के का चेहरा दिखाई देता है। उसने कहा ये फोटो किसका है। उसने बताने की कोशिश की या नहीं बताने की कोशिश की, इस बात पर सूर्य प्रताप सिंह बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इतना गुस्से में आ जाता है कि वो उस लड़की को खींचते हुए घसीटते हुए कमरे के अंदर लेके जाता है और उसके साथ वो अभद्रता कर रहा था। लड़की जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। छोटी वाली बेटी ने अपनी माँ से कहा कि देखो मम्मी, आज दीदी को फिर से परेशान किया जा रहा है। बाहर चीखने की आवाजें जा रही हैं, लेकिन पड़ोसियों को इन बातों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इस घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें तो अक्सर आती थीं। ये कोई पहली बार नहीं था। माँ को ज्यादा गुस्सा आता है, अपनी छोटी बेटी के साथ दरवाजे पर जाती है। बार बार दरवाजे को पीटा जाता है, कहा जाता है खोलो, तब जाके दरवाजा खुल जाता है। माँ को गुस्सा ज्यादा था। रसोई में जाकर चाकू लेके आती हैं और दरवाजा जैसे ही खुलता है अपनी बेटियों को वो आदेश देती हैं कि पकड़ लो इसको। वो पकड़ा जाता है, उठा के पटक दिया जाता है और उसके बाद माँ ने उसको चाकुओं से गोद दिया। यानी कि गर्दन पर उस पर एक के बाद एक बार वार किए जाते हैं और जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, वो कुछ देर तक तड़पता रहता, तड़प कर उसके दम निकल जाता है। अब माँ और बेटी समझ नहीं पा रही थी कि रात के 11 बजे थे, 7 दिसंबर 2025 की वो तारीख थी कि आखिरकार हुआ तो क्या हुआ, कैसे हुआ। अब ये तीनों की तीनों सदमे में आ जाती हैं, दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाती हैं और वो इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। जब कुछ सूझता नहीं है तो लगभग 10-12 घंटे बीत जाते हैं, तब जाके सुबह की जब 9 बजते हैं, ये तारीख थी 8 दिसंबर 2025। तब वो महिला रत्ना नाम की पुलिस को फोन करती है और कहती है कि साहब मैंने एक कत्ल कर दिया है। पुलिस आती है। हालांकि अभी इसके हर एक पहलू की जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या वाकई इस महिला के बच्चियां भी शामिल थीं या खाली महिला ही अकेली इसमें शामिल थी या कोई बाहर का और आदमी इसमें शामिल था। हर एक पहलू की जांच पड़ताल होगी। लेकिन इंजीनियर की इस हत्या की चर्चा अब चारों तरफ फैल गई है कि माँ को बैक टच बिल्कुल पसंद नहीं था और बेटी को तो बिल्कुल पसंद था ही नहीं, इसलिए ये हत्या हो जाती है। अब घर वाले भी रो रो कर बुरा हाल है, घर वाले भी तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। पुलिस हर एक पहलू की जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस का दावा है कि जितनी जल्दी हो सकेगा घटनाक्रम का खुलासा भी किया जाएगा और साथ ही आरोपियों को सजा भी दिलवाई जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते, ये सूरज शर्मा है, राजस्थान के रहने वाले हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैरिज एनिवर्सरी है, जम्मू की रहने वाली प्रियंका राम मूर्ति हैं और साथ ही मऊ के रहने वाले चंदन और उनकी पत्नी है मधु गुप्ता। आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है। एडवोकेट कनक मिश्रा, रचित जैंत, जन्नत अंसारी, रेखा परिधि कुमारी, डॉक्टर कमल सिंह, साहब सिंह सरदार, इंद्रजीत सिंह, रघुपति तिवारी, सरिता, मोहम्मद राशिद परवेज, मनीष कुशवाहा, आशीष पंडित, महफूज आलम, सोनू लोधी, दिया कुशवाहा, मुन्ना सैफी, राजपाल सिंह, अनीस खान, रमेश कुमार चाहर, गौरव कुमार तिवारी, सजीम अख्तर, रिजवान अली, सरफराज अहमद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।